नमस्कार दोस्तों। जैसे कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है 31 अक्टूबर 2025। तो जो तीसरा पेपर है पांचवा पेपर सामाजिक अध्ययन। तो आज के इस वीडियो में आपको यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पांचवा पेपर देखने को मिलेगा 2024 का प्रश्न पत्र। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, ये सारे प्रश्न आपको आज की एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, सपोर्ट करिए प्लीज़। तो जैसे कि 50 नंबर का ये पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं और 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 1 नंबर के रहेंगे। प्रश्न के सामने अंक भी लिखे हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन 1 है 712 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 732 ईस्वी और ऑप्शन 3 है 715 ईस्वी, ऑप्शन 4 786 ईस्वी। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शेरशाह, ऑप्शन 4 712 ईस्वी, ऑप्शन 4 712 ईस्वी, ऑप्शन 1 माफ़ करिएगा, ऑप्शन 1 712 ईस्वी इसका सही आंसर है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया। उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को हराकर सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी को हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन 1 है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन 2 है बाबर, ऑप्शन 3 है हुमायूं, ऑप्शन 4 है शेर शाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ये सड़क भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी और लंबी सड़कों में से एक है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था 16वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन 1 है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन 2 है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 है वॉरेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन 4 है सर जॉन शोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई। ये एक भू राजस्व प्रणाली थी। प्रश्न नंबर 4, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन 2 है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन 3 है डुप्ले, ऑप्शन 4 है आयरकूट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव मतलब रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1757 में
प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी? तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विलय नीति किसने प्रारंभ किया? विलय नीति किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन 1 है टीपू सुल्तान, ऑप्शन 2 है हैदर अली, ऑप्शन 3 है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 4 है नाना साहब। इनमें से किसने विलय नीति प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में विलय नीति की शुरुआत की। इस नीति के तहत यदि किसी शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, जिसको विलय नीति कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन 2 दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन 3 भारत, या ऑप्शन 4 अफ्रीका। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 दक्षिणी अमेरिका। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 मिशिगन झील, ऑप्शन 2 बैकाल झील, ऑप्शन 3 चिल्का झील और ऑप्शन 4 सुपीरियर झील। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बैकाल झील। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। ये दुनिया की सबसे गहरे और ताजे पानी की झील है। तो प्रश्न नंबर 8, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है असम, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन 4 है कर्नाटक। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 असम। ऑप्शन 1 असम इसका सही आंसर है। डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के असम राज्य में स्थित है। यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का पहला तेल क्षेत्र है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला तेल क्षेत्र कौन सा है, तो असम। प्रश्न नंबर 9, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है ऑप्शन 1 कलपक्कम, ऑप्शन 2 काकापारा, ऑप्शन 3 तारापुर और ऑप्शन 4 नरौरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन 4 है गोवा। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबी है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 कानपुर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मुंबई। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 13, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं ऑप्शन 1 एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन 2 एडम स्मिथ, ऑप्शन 3 मार्शल, या ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, भारत का प्रथम नागरिक है। भारत का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राज्यपाल, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति, या ऑप्शन 4 मंत्री। भारत का प्रथम नागरिक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रश्न नंबर 15, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 पनामा नहर, ऑप्शन 2 कील नहर, ऑप्शन 3 स्वेज नहर, और ऑप्शन 4 पूर्वी नहर। प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पनामा नहर। पनामा नहर एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, उसको जोड़ती है। कैरेबियन सागर क्या है? वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, उसे पनामा नहर कहते हैं। तो चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गए। 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने जो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 2024 के, तो ये हल हो चुके हैं। आगे देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चलो वो हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट सिंध में हुआ था। वो मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था। मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने, और दूसरा बादशाह था हुमायूं, मतलब अकबर का पिता, और मुगल बादशाह का तीसरा राजा कौन था? अकबर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? तो आंसर देखिए, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी, अपने चरम पर पहुंची। इसके प्राकृतिक दृश्यों और दरबारी जीवन को चित्रित किया गया। इसमें प्राकृतिक दृश्यों और दरबारी जीवन को चित्रित किया गया था।
तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पे पहुंची थी। तो प्रश्न नंबर 3 है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें वेदों की महत्वता और सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें वेदों की महत्वता और सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो आंसर है इसका, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया था। तो सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, जिसके बाद बंगाल पर कब्जा किया गया और भारत पर ब्रिटिश शासन का स्थापना हुई। तो प्रश्न नंबर 5, कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है? कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है? तो इसका आंसर है, कनाडा के उत्तरी भाग में इनुइट लोग निवास करते हैं जो अपनी विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 यानी प्रश्न नंबर 21, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो भारत के सबसे पुराने कोयला क्षेत्रों में से एक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 यानी प्रश्न नंबर 22, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 8 यानी प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में योगदान देते हैं। प्रश्न नंबर 9 यानी प्रश्न नंबर 24, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है इसका, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो आंसर है इसका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवा प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 11 यानी प्रश्न नंबर 26, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जो देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। प्रश्न नंबर 12 यानी प्रश्न नंबर 27, निर्यात की क्या अभिप्राय है?
निर्यात का क्या अभिप्राय है? तो आंसर इसका निर्यात का अर्थ है घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विदेशों में बिक्री करना। हमारे यहाँ पे है कोई भी सामान विदेशों में जाके बेचना, उसको बोलते हैं निर्यात। तो निर्यात का अर्थ है घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं को सेवाओं का विदेशों में बिक्री करना। प्रश्न नंबर 13 यानी प्रश्न नंबर 28, राजस्व से आप क्या समझते हैं? राजस्व से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है राजस्व सरकार या व्यवसाय द्वारा अर्जित आय होती है जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। राजस्व सरकार या व्यवसाय द्वारा अर्जित आय होती है जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो अच्छे से देखिए और समझिए। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लीजिए और लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए, धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए।